क्या है। जो हैकर की टर्म थी वो MIT यूनिवर्सिटी में 1960 में पहली दफा यूज हुई थी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स ने यूज की थी। इसका बेसिकली मतलब ये था हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर। जो भी एक प्रोग्रामर होता था जो अपने टास्क को क्विकली परफॉर्म करता था उसको हैकर बोला जाता था। लेकिन करंटली हैकर की डेफिनेशन है कि कोई भी जो सिस्टम के अंदर ब्रेक करता है इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, उससे हैकर बोला जाता है। ये प्रेजेंट में डेफिनेशन है हैकर की, इसीलिए जब भी कोई वर्ड यूज करता है हैकर तो उन्हें लगता है कि कोई बुरा इंसान जो कि सिस्टम के अंदर दाखिल होगा बगैर परमिशन के इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए। लेकिन हैकर्स की भी टाइप्स होती हैं। हैकर्स की 8 से ज्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो 3 हैं: ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। तो ब्लैक हैट हैकर्स कौन से होते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो इविल गाइज होते हैं हैकिंग की फील्ड में। ये अपनी टेक्निकल स्किल्स को यूज करके दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं और उनके साथ फ्रॉड करते हैं। उनके पास इतना नॉलेज और एक्सपर्टीज होती है कि वो सिस्टम नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ब्रेक कर सकें ओनर की परमिशन के बगैर। ये इस तरह करते इसलिए हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं या मनी को स्टील करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट ये होता है कि जब कोई हैकर कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक इन करता है तो वो सिंगल कंप्यूटर में ब्रेक इन करता है। जब वो कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रेक इन करता है तो मतलब उस नेटवर्क में एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक मॉडेम है, वो वाईफाई मॉडेम भी हो सकता है या वायर्ड मॉडेम भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। उसमें एट अ टाइम 4 पीसी कनेक्टेड हैं और वो ऑन है। अगर एक हैकर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ब्रेक इन होगा तो मतलब उसके लिए उन चारों कंप्यूटर्स में हैक करना मुश्किल नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में। ये ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं ये फिशिंग ईमेल सेंड करते हैं और SMS भेजते हैं। फिशिंग ईमेल से मुराद जैसे कि आपको अक्सर ईमेल आता है फॉर एग्जांपल daraz.pk से, तो आपको ऊपर नेम आता है ईमेल फ्रॉम दराज, उसका सिर्फ नेम आता है दराज। अब जब आप दराज पे क्लिक करते हैं, टैप करते हैं, तो तब जाके आपको पता लगता है कि वो किस ईमेल से आया है। और किसी भी नाम से ईमेल सेंड करना मुश्किल नहीं होता। हैकर्स जो हैं फॉर एग्जांपल विक्टिम को ईमेल सेंड करते हैं पेपाल के नेम से। जो विक्टिम होता है उसे लगता है कि ईमेल जो है वो प्रोबेबली पेपाल की तरफ से ही आया है, क्योंकि वो नेम पे टैप करके नहीं देखता कि वो किस ईमेल एड्रेस से आया है। क्योंकि पेपाल का ईमेल जो होता है वो फॉर एग्जांपल हो सकता है support@paypal.com। ये हैकर कोई भी ईमेल क्रिएट कर सकता है PayPal support@gmail.com और समथिंग। और विक्टिम को इतना नॉलेज नहीं होता और वो उसे लगता है कि ईमेल पेपाल की तरफ से आया है और ईमेल में कुछ कंटेंट ऐसा होगा कि आपका अकाउंट इस वक्त खतरे में है, अभी लॉग इन करें। तो वो जो विक्टिम होता है वो उस पे टैप करके लिंक पे पेज पे जाता है, उसके सामने एक फिशिंग पेज आ जाता है। मतलब कि उसे लगता है कि वो पेपाल की वेबसाइट है, लेकिन असल में वो पेपाल की वेबसाइट होती नहीं। और जल्दी जल्दी में वो लिंक भी नहीं देखता कि वो कौन से लिंक पे विजिट कर रहा होता है, और अपनी सारी डिटेल जो होती है वो उस पेज पे एंटर करता है लॉगिन की, और वो लॉगिन की डिटेल जो है वो हैकर के पास चली जाती है। ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो मालवेयर को, जैसे कि वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, इनकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेस को वो राइट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और सेल करता है। ब्लैक हैट हैकर जो होता है वो अक्सर DDoS अटैक भी परफॉर्म करता है, वेबसाइट्स को स्लो डाउन करने के लिए या फिर उन्हें क्रैश करने के लिए। ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह डार्क वेब पे सेल करते हैं। इसके बाद आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को यूज करके बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं बैड हैकर्स से। बैड हैकर्स जैसे कि ब्लैक हैट हैकर्स।
इनकी जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं और टेक्निक्स होती हैं वो ब्लैक हैट हैकर जैसी ही होती हैं। इनके पास हैकिंग का कम नॉलेज नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है और व्हाइट हैट हैकर्स के पास इतना नॉलेज नहीं होता। सिर्फ फर्क इतना होता है इन दोनों में कि ये दोनों की इंटेंशंस डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। ब्लैक हैट हैकर्स के पास भी नॉलेज उतना ही होता है, लेकिन वो इस नॉलेज को गलत जगह पे इस्तेमाल करता है और गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। जबकि व्हाइट हैट हैकर जो होता है वो अपने नॉलेज को अच्छी इंटेंशन से इस्तेमाल करता है और वो सिस्टम के अंदर सिर्फ ओनर की परमिशन से ही दाखिल होता है। कंपनीज या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो व्हाइट हैट हैकर्स को हायर करती हैं जॉब्स के लिए, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टर्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इन सब का क्या क्या काम होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो वल्नरेबिलिटीज को, वीकनेसेस को जो सिस्टम्स के अंदर होती हैं उनको फिक्स करते हैं इससे पहले कि ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं उन वीकनेसेस का फायदा उठा के सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाएं। वो ऐसे टूल्स को डेवलप करते हैं जो कि अटैक्स को डिटेक्ट कर सकें और हत्ता कि उनको ब्लॉक भी कर सकें। ये कंपनी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स की सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स जो हैं वो एंटीवायरस, एंटी मॉलवेयर, एंटी स्पाईवेयर, हनी पॉट्स, फायरवॉल्स वगैरह जो हैं वो बनाते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर जो हैं वो व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स के दरमियान में होते हैं। ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं उनकी इंटेंशंस ज्यादातर अच्छी होती हैं, लेकिन उनका राउट जो होता है वो इथिकल नहीं होता। वो शायद किसी की वेबसाइट या एप्लीकेशन या सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाएं बगैर ओनर की परमिशन के, लेकिन उनकी जो नीयत होती है वो बुरी नहीं होती। वो इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए या पैसे के लिए ये नहीं करते, वो सिर्फ ये इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। वो बग्स और वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं कंपनीज की, इसी तरह वो बग बाउंटी में पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको किसी कंपनी की वेबसाइट में या एप्लीकेशन में कोई लूप होल नजर आता है, कोई वीकनेस नजर आती है, तो उसे हैक करते हैं और कंपनी को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो कंपनी इन्हें मुआवजे के तौर पे पैसे देती है, इसे बग बाउंटी बोला जाता है। बग बाउंटी की वेबसाइट्स भी होती हैं जिसपे कंपनीज ने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होता है कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटी निकाल के दिखाएं तो आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे, उसे भी बग बाउंटी बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत बनाते हैं और उन्हें रिकमेंडेशन, सॉल्यूशंस या टूल्स प्रोवाइड करते हैं उनकी वीकनेसेस को फिक्स करने के लिए, उन्हें पैच करने के लिए। अभी बात करते हैं अटैक की। अटैक तो आपने सुना होगा कि क्या होता है। अटैक होता है जब कोई किसी सिक्योर सिस्टम के अंदर ब्रेक करने की कोशिश करता है, उसमें दाखिल होने की कोशिश करता है। उसकी वजह हो सकती है कि वो डेटा को स्टील करना चाहता है या मॉडिफाई करना चाहता है, या कि कोई कोड छोड़ना चाहता है सिस्टम में जो कि खतरनाक हो सकता है। अटैक्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव अटैक की बात करते हैं। पैसिव अटैक वो अटैक होता है जिसमें डाटा चेंज नहीं होता। इसमें सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, लेकिन जो अटैकर होता है पैसिव अटैक में डाटा को चेंज नहीं करता। दूसरा आता है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में जो हैकर होता है वो सिस्टम के अंदर मालवेयर छोड़ने की कोशिश करता है, या फिर जो डाटा होता है सिस्टम में उसको चेंज करने की कोशिश करता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कुछ भी, कोई भी जो फाइल है सिस्टम के अंदर जो आपके लिए वैल्यूएबल है वो डेटा होता है। चाहे वो वैल्यूएबल नहीं भी, वो भी डेटा होगा। ये जो अटैक्स हैकर करते हैं, इन अटैक्स के अलग अलग तरीके होते हैं और उन्हें अटैक वेक्टर बोला जाता है। जो मेथड हैकर यूज करता है सिस्टम के अंदर दाखिल होने के लिए, सिस्टम पे एक्सेस गेन करने के लिए, उसे अटैक वेक्टर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग है और उसमें दाखिल होने के 6 अलग अलग रास्ते हैं, तो जो भी रास्ता आप यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसे हम बोल सकते हैं एंट्री वेक्टर। ये एंट्री वेक्टर इसने यूज किया है। इसी तरह अटैक वेक्टर होता है जो हैकर यूज करते हैं मेथड सिस्टम के अंदर दाखिल होने के लिए, उस मेथड को अटैक वेक्टर बोला जाता है।
वो मेथड कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो ईमेल हो सकता है, वेब पेज हो सकता है या राउटर हो सकता है। लेकिन ये तीन ही सिर्फ अटैक वेक्टर नहीं है। अटैक वेक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट अटैक वेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ईमेल है और ईमेल अटैचमेंट्स हैं, ये एक वन ऑफ द ओरिजिनल मेथड्स है सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन करने का। ये पॉलीमॉर्फिक होता है, लोगों को पता नहीं लगता कि ये ईमेल जो है और अटैचमेंट जो है वो मलिशियस है, इसके अंदर जो है वो मालवेयर है। और जब उनको ईमेल आता है या ईमेल अटैचमेंट होती है, वो उस पर क्लिक करते हैं अटैचमेंट पे और उनका सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉपअप्स और वेब पेजेस। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हो और सडनली आपके पास एक पॉपअप आता है कि आपके सिस्टम के अंदर 25 प्रॉब्लम्स फाउंड हुई हैं, अब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और आप जो है उस प्रॉब्लम से रीड कर सकते हैं। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो वो ही असल में मालवेयर होता है और आपके सिस्टम पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं हैकर्स। हैकर जो है आपके सिस्टम के अंदर स्पाईवेयर जो है वो डाल सकता है और आप पे नजर रख सकता है, जैसे कि की लॉगर्स वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकता है और वो आपके सिस्टम के अंदर एडवेयर छोड़ सकता है, की लॉगर्स वगैरह छोड़ सकता है। नेक्स्ट है एडिशनल सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपके पास जो है नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ऑफर होती है कि इस सॉफ्टवेयर के साथ जो है आप दूसरा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लें। क्योंकि अक्सर आप नोट करते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर तो वो इंस्टॉल नहीं किया होता, लेकिन आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से इंस्टॉल होता है। और अक्सर ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं इनके लाइसेंस में होता है कि आपका सिस्टम जो है वो हम यूज करेंगे बिटकॉइन माइनिंग के लिए और आपको पता नहीं होता। और आप जब वो इंस्टॉल करते हो तो आपकी मशीन जो होती है वो बिटकॉइन माइनिंग के लिए यूज की जाती है। इसीलिए आपका सिस्टम जो है अननोन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद स्लो हो जाता है, क्योंकि वो आपके सिस्टम की रिसोर्सेज यूज कर रहा होता है सॉफ्टवेयर बिटकॉइन माइनिंग के लिए। वायरलेस टैक्स उसके बाद आता है। वायरलेस जो है वो वीक होता है, वो वायर्ड कनेक्शन से वायरलेस वीक होता है और ये भी एक अटैक वेक्टर है जो हैकर्स यूज करते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल हैक। इसमें जो हैकर्स होते हैं वो व्हीकल की एप्लीकेशन जो होती है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या उसे एक्सेस कर लेते हैं। अगर उनके पास एप्लीकेशन की एक्सेस होगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू भी उनके लॉक्स वगैरह ओपन हो सकते हैं, वो डायरेक्शंस वगैरह सेट कर सकते हैं और वो आपका जो व्हीकल होगा, आपकी गाड़ी होगी जो भी, उसे लिटरली कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीजें कैसे वर्क करती हैं इनकी डिटेल्स में हम थोड़ा बाद में जाएंगे, जैसे कि स्पाईवेयर क्या है, एडवेयर क्या है, पॉपअप्स और वेब पेजेस के थ्रू कैसे हैकर जो है एंटर हो सकते हैं। ये सारे को हम जो है डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये अभी सिर्फ आपके लिए डेफिनेशंस हैं। अभी बात करते हैं अटैक टाइप्स की कि कौन कौन सी अटैक टाइप्स हैं। अटैक हो सकता है फिजिकल अटैक। फिजिकल अटैक में जो अननोन पर्सन है वो आपके सर्वर रूम की एक्सेस गेन कर ले, वो आपके सर्वर रूम में एंटर हो जाए, वो आपकी इंटरनेट केबल्स काट सकता है, वो आपकी इंटरनेट केबल्स के दरमियान एक कनेक्शन लगा सकता है जिससे आपका डेटा जो है वो उस तक भी पहुंच जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। ये इसे फिजिकल अटैक बोला जाता है। वो आपका जो इक्विपमेंट है या कंपोनेंट्स वगैरह हैं उन्हें स्टील कर सकता है, उनकी चोरी कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है वो सर्वर रूम में ही होती हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इसमें जो हैकर है वो ह्यूमन इंटरेक्शन से हैक करता है, अपनी बातों में लाकर हैक करता है विक्टिम को। ये विक्टिम्स को ट्रिक करता है कि वो कोई सिक्योरिटी मिस्टेक मेक करें ताकि वो उन्हें हैक कर सके। फॉर एग्जाम्पल वो कह सकता है कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, और वो एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका फोन या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो हैक हो जाएगा। ये फिशिंग अटैक्स भी बहुत ज्यादा करते हैं। फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं ये आपको बताया है मैंने रिसेंटली, कि हैकर जो है वो आपको सेंड करते हैं किसी पेज पे जो लगता है कि वो किसी और वेबसाइट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो होता फेक पेज है। इसके बाद आता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स में जो है सारी कॉम्बिनेशंस ट्राई की जाती हैं। उसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो, जैसे कि सारे A to Z लेटर्स, नंबर्स आप सेट कर सकते हो, उसमें सिंबल्स वगैरह सेट कर सकते हो। ब्रूट फोर्स अटैक में ही डिक्शनरी अटैक भी आता है। डिक्शनरी अटैक में होता यूं है
कि फाइल्स जो है वो पहले ही बनी होती हैं, उनमें सारे वर्ड्स जो है कॉम्बिनेशंस पहले से मौजूद होते हैं और उन्हें यूज करके जो है हैकर्स ट्राई करते हैं सिस्टम के अंदर दाखिल होने के लिए। उसके बाद आता है रिकॉनेसेंस अटैक। इसमें सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं होता, ये सिर्फ नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए ये अटैक किया जाता है। उसके बाद आता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसे डॉस अटैक बोला जाता है। इसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट जो होती हैं वो सर्वर पे सेंड करते हैं और सर्वर जो है या फिर स्लो डाउन हो जाता है या फिर वो क्रैश हो जाता है। इसे डॉस अटैक बोलते हैं। सिप फ्लड भी एक एग्जांपल है डॉस अटैक की। इसमें जो है बहुत ज्यादा कॉल रिक्वेस्ट की जाती हैं विक्टिम को और इतनी ज्यादा कॉल रिक्वेस्ट से उसकी जो सर्विस होती है वो चली जाती है। अभी आपने मॉलवेयर तो सुना होगा और मैंने भी ये वर्ड जो है वो काफी दफा यूज किया है। तो इसका असल में मतलब क्या होता है? मालवेयर जो है वो दो लफ्जों से बना है, मलिशियस सॉफ्टवेयर। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मालवेयर की अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, फाइललेस मालवेयर और द हाइब्रिड। तो वायरस जो होता है, वायरस बेसिकली अपने आप को अटैच करता है एक प्रोग्राम से या एक फाइल से। ये तब तक स्प्रेड नहीं करता सिस्टम में, तब तक नहीं फैलता जब तक आप उस फाइल को ओपन ना करें जिसके साथ ये अटैच्ड होता है। वायरस डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए, जैसे कि उसका डेटा करप्ट करने के लिए, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए या फिर पूरी तरह सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। वायरस जो होते हैं वो दूसरी फाइल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइल है, उसके साथ वायरस अटैच है और आप उसे ओपन करते हैं तो वो दूसरी फाइल में भी ट्रैवल कर सकता है, दूसरी फाइल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं वो वायरस को रिमूव करने में स्ट्रगल करते हैं। ज्यादातर वो फाइल को डिलीट कर देते हैं या क्वारंटीन कर देते हैं, जो कि फाइल इन्फेक्टेड होती है, लेकिन वो वायरस से निजात नहीं हासिल कर सकते। उसके बाद आता है वॉर्म। वॉर्म मोस्ट कॉमन टाइप है मालवेयर की। ये अपने आप जैसे कई और बना सकता है। इससे एक्शन की कोई जरूरत नहीं होती यूजर की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, जो वायरस होता है, जब तक यूजर क्लिक नहीं करता, जब तक यूजर ओपन नहीं करता उस फाइल को जिसके साथ वो अटैच होता है, तो वायरस जो है तब तक फैलता नहीं। इससे किसी भी एक्शन की जरूरत नहीं होती। ये सिस्टम को बहुत स्लो डाउन कर देता है, बहुत आहिस्ता कर देता है। जब एक बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ईमेल को ओपन करता है जिसके अंदर वॉर्म होता है, तो सारा जो नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का चंद ही मिनटों में इन्फेक्ट हो जाएगा। वॉर्म इतनी तेजी से फैलता है। उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है वो सिस्टम के अंदर दाखिल होता है एक नॉर्मल हार्मलेस फाइल के तौर पे, जो कि आपको ट्रिक करते हैं उसे डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेज देखा होगा कि आपके पीसी के अंदर वायरस है, अभी यहाँ पे क्लिक करके उसको रिमूव करें, तो आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, आपको लगता है कि वो सॉफ्टवेयर जो है आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन होता वो असल में ट्रोजन हॉर्स है। जब आप ट्रोजन हॉर्स को इंस्टॉल करते हो तो आप साइबर क्रिमिनल्स को अपने सिस्टम में एक्सेस दे देते हो। वो आपका डेटा स्टील कर सकते हैं, उसमें मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, आपका डेटा हटा के डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, या फिर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे स्टील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह लॉग्ड इन है आपके सिस्टम में, उनकी सारी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है, स्टील कर सकता है। ट्रोजन्स जो है वो बहुत कॉमन है, क्योंकि ट्रोजन को राइट करना बहुत आसान होता है। उसके बाद आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में होता ऐसे है कि जो हैकर होता है सारी फाइल्स को सिस्टम के अंदर या नेटवर्क के अंदर इनक्रिप्ट कर देता है और आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। वो आपसे पैसे मांगता है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे मैं आपकी फाइल्स को दोबारा डिक्रिप्ट नहीं करूंगा। इनक्रिप्ट में होता ऐसे है कि जो बंदा इनक्रिप्ट करता है उसके पास की होती है, पासवर्ड होता है। उस इनक्रिप्टेड डेटा को कोई भी रीड नहीं कर सकता जब तक वो पासवर्ड नहीं लगाएगा। उससे बोला जाता है डिक्रिप्शन की। और डिक्रिप्ट जो डेटा होता है वो नॉर्मल फॉर्म में होता है, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको डिक्रिप्शन की चाहिए होती है, जो कि
उसी हैकर के पास होती है, तो वो जब डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है तो आपसे पैसे मांगता है कि आप पैसे दें तो आपके डेटा को डिक्रिप्ट करूंगा। अगर आप पैसे नहीं देते तो आपकी जो इनक्रिप्टेड फाइल्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर देगा या वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। कुछ केसेस में तो जो हैकर्स होते हैं पैसे मिलने के बाद भी फाइल्स को डिक्रिप्ट करने से मना कर देते हैं। उसके बाद आता है स्पाईवेयर। जो स्पाईवेयर होता है वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, यूजर एक्टिविटी को गैदर करता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्टिविटी या की स्ट्रोक्स। की लॉगर भी एक स्पाईवेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल की लॉगर में जो भी आप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड की वो रजिस्टर होती जाएगी। वो हैकर को पता लग जाएगा कि आपने कौन कौन सी की प्रेस की है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, वो हैकर को पता लग जाएगी। स्पाईवेयर हेल्प करता है हैकर्स को पर्सनल डेटा तक पहुंचने की, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जो कि मैंने आपको बताया है। स्पाईवेयर को रिमूव करना इजी है कंपेयर टू अदर्स। उसके बाद आता है एडवेयर। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो अनवांटेड एडवर्टाइजिंग होती है वो दिखाता है। एडवेयर आपका डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, आपको दूसरी साइट्स पे रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके ब्राउजर की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, आपके सर्च इंजन वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं और आपके होम पेज को भी चेंज कर सकते हैं। कुछ एडवेयर प्रोग्राम्स हैं जो यूजर को रीडायरेक्ट करते हैं उनकी सर्चेस के दौरान ऐसे पेजों पे जो कि लुक अलाइक होते हैं दूसरी वेबसाइट्स के। एडवेयर स्पाईवेयर की तरह ही रिमूव करना आसान होता है। उसके बाद आता है फाइललेस मालवेयर। फाइललेस मालवेयर जो होता है वो ट्रैवल करता है और इन्फेक्ट करता है फाइल सिस्टम्स और फाइल्स को यूज किए बगैर। ये स्प्रेड होता है मेमोरी ओनली ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि रजिस्ट्री कीज हैं, APIs हैं या फिर स्केड्यूल्ड टास्क्स हैं। स्केड्यूल्ड टास्क होते हैं विंडोज में कि आप टास्क को सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पे मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर ये करे, फॉर एग्जांपल शट डाउन करें या ये फाइल ओपन करे। तो फाइललेस मालवेयर में ऐसे स्केड्यूल्ड टास्क को सेट कर देते हैं हैकर्स। फॉर एग्जांपल वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कह सकते हैं सिस्टम को कि सीक्रेटली इस फाइल को डाउनलोड करो और इस फाइल को ओपन करो। फॉर एग्जांपल वो फाइल वायरस भी हो सकती है, वॉर्म भी हो सकती है, ट्रोजन हॉर्स भी हो सकती है। ये आम पेज की तरह ही लगता है। जब विक्टिम जो है इसे विजिट करता है तो वेबसाइट जो है वो फ्लैश प्लगइन में वीकनेसेस को ढूंढती है, जो कि मदद करता है इस कोड को रन करने के लिए ब्राउजर की मेमोरी में। ये कोई भी सर्विस को रन कर सकता है जो कि दूसरे मालवेयर को इंस्टॉल और रन कर दे आपके सिस्टम में। उसके बाद आता है द हाइब्रिड। आज के दिन में हमारे पास ऐसा मालवेयर मौजूद है जो कि कॉम्बिनेशन है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मालवेयर्स का। फॉर एग्जांपल कुछ मालवेयर है जो कि आधे वायरस हैं, आधे ट्रोजन हैं और आधे वॉर्म हैं। मालवेयर शायद ट्रोजन की तरह वर्क करे इनिशियल स्टेज पे, उसके बाद सिस्टम के अंदर फैल जाए एक वॉर्म की तरह, क्योंकि वॉर्म जो है वो बहुत तेजी से फैलता है और ट्रोजन और वॉर्म का कॉम्बिनेशन काफी डेडली प्रूफ हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन आता है जहन में वो ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो इन सारी चीजों से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ब्राउजर्स को और जो प्लगइन्स हैं आपकी वेबसाइट्स वगैरह की, उन सब को अपडेट रखें। जब अपडेटिंग की बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तो बहुत सारे लोग स्केप्टिकल होते हैं, अपडेट से डरते हैं कि वो टाइम लेती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दरअसल जो सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अपडेटिंग के बाद पैच हो जाते हैं और हैकर्स को कम वीकनेसेस मिलती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हैक करने के लिए। अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, उस पर क्लिक करें और टाइप करेंगे तो अपने आप सर्च हो जाएगी। अपडेट्स की सर्च करें और यहाँ पे ऑप्शन होगा चेक फॉर अपडेट्स। इस पे क्लिक करेंगे तो विंडोज अपडेट की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। जैसे कि अभी मेरी एक अपडेट जो है वो अवेलेबल है और वो डाउनलोड हो रही है और वो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपका सिस्टम पहले से अपडेटेड है तो आपके पास ऑप्शन आएगा योर सिस्टम इज ऑलरेडी अप टू डेट। आपके पास चेक अपडेट्स का भी ऑप्शन आएगा जिसपे क्लिक करके आप अपडेट्स को चेक कर सकते हो कि कोई न्यू अपडेट अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउजर की। अपने ब्राउजर को भी आप अपडेट रखें हमेशा।
आपको ये जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और आपको जो ब्राउजर है वो अप टू डेट नहीं है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपडेट क्रोम। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिक टू प्ले प्लगइन्स को एनेबल करने के लिए। ये ऑप्शन ब्राउजर के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्रोम है और मैं जाता हूं क्रोम की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं जाऊंगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे और उसके बाद साइट सेटिंग्स पे। साइट सेटिंग में जाने के बाद ये मेरे पास ऑप्शन होगा जावास्क्रिप्ट का। यहां पे पहले से जावास्क्रिप्ट एनेबल है, साइट्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकती हैं। मैं करूंगा डोंट अलाउ साइट्स टू यूज जावास्क्रिप्ट। जो साइट्स होंगी वो अपने आप जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेंगी, यूज करने की कोशिश नहीं करेंगी। तो मैं न्यू टैब ओपन करता हूं और ओपन करता हूं यूट्यूब। अभी जबकि जावास्क्रिप्ट एनेबल नहीं है तो यूट्यूब ओपन नहीं होगा, लेकिन आपको यहां पे नजर आएगा एक न्यू ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि क्या आप यूट्यूब पे जावास्क्रिप्ट को अलाउ करना चाहते हैं या ब्लॉक रखना चाहते हैं। तो हम करेंगे अलाउ, डन और उसके बाद रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास यूट्यूब ओपन हो चुकी है। इसी तरह फ्लैश प्लगइन होती थी क्रोम में, लेकिन अब फ्लैश प्लगइन की सपोर्ट जो है वो खत्म कर दी है गूगल क्रोम में। उसमें भी ये क्लिक टू प्ले का फंक्शन होता था कि आप जब चाहें फ्लैश प्लगइन को चला सकते हैं, जब चाहें फ्लैश प्लगइन को ना चलाएं। उसके बाद अगला स्टेप है जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हैं और आप यूज नहीं करते उनको आप अनइंस्टॉल कर दें, या फिर आप देखें कि आपके सिस्टम के अंदर कोई अननोन सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं है। उसके लिए आप जाएं अपने कंट्रोल पैनल में। अगर आपके पास कंट्रोल पैनल अवेलेबल नहीं है उसका ऑप्शन, तो आप दिस पीसी या माई कंप्यूटर में जाएं। उसके बाद दिस पीसी के साथ ये जो एरो है इस पे क्लिक करें और कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे। यहां पे ये जो होगा प्रोग्राम्स अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम का ऑप्शन, इस पे जाके आप सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो आप कैटेगरी को लार्ज आइकॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करके उस जगह जा सकते हैं जहां से आपको सॉफ्टवेयर सारे नजर आएंगे। तो एक दफा पूरी लिस्ट को आप देखें। आप इंस्टॉल डेट के मुताबिक भी सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं कि कौन कौन सा कब कब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। जब आप इसमें से किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। इससे आप किसी और जगह से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट मेन्यू से, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे ऐड और रिमूव। उसके बाद आपके पास ये मैच होगा ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, और यहां से भी आप जो है सॉफ्टवेयर को देख सकते हो कौन कौन सा इंस्टॉल है और उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। सॉर्ट बाय नेम, साइज, इंस्टॉल डेट। इंस्टॉल डेट पे मैं क्लिक करूंगा और जो जो उसकी इंस्टॉल डेट होगी सॉफ्टवेयर की वो आ जाएगा उसके हिसाब से। क्लिक करूंगा इस पे और अनइंस्टॉल का ऑप्शन यहां भी मौजूद होगा। ईमेल्स को बहुत ही ध्यान से रीड करें, चेक करें कि वो किस ईमेल से आई हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अभी ईमेल एक मौजूद है जो freelancer.com की तरफ से मुझे आई है। इसका नाम ये शो होगा freelancer.com। ये जो होगा ये ईमेल एड्रेस होगा फ्रीलांसर का। इससे बहुत ध्यान से चेक करें। यहां तो पीसी में नजर आ रहा है ईमेल एड्रेस, तो आप देख सकते हैं मोबाइल में आपको सिर्फ नेम नजर आता है और क्लिक करने पे जाके आपको ईमेल नजर आता है। इसे बहुत ध्यान से रीड करें। जिस वेबसाइट से भी ईमेल आएगा उसका ईमेल ज्यादातर support@, या no reply @ updates.freelancer.com या सिंपल भी आ सकता है freelancer.com, जैसे कि support@paypal.com। नेक्स्ट होगा कि टेक सपोर्ट नंबर्स पे कॉल ना करें। अक्सर आपको नजर आता है किसी वेब पेज पे कि इस नंबर पे कॉल करें, आपका सिस्टम इस वक्त हैक हो चुका है और ये माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट टीम का नंबर है, लेकिन होता असल में वो स्कैमर्स का नंबर है और हैकर्स का नंबर है जो कि आपके सिस्टम के अंदर दाखिल होके आपका इंपॉर्टेंट डेटा स्टील कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें या फिर पासवर्ड मैनेजर्स को यूज करें। पासवर्ड मैनेजर्स डिफरेंट किस्म के आते हैं। पासवर्ड मैनेजर में बेसिकली आपके सारे पासवर्ड जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब तो फिजिकल पासवर्ड मैनेजर्स भी मौजूद हैं जो कि आपके पास फिजिकली मौजूद होते हैं एज अ यूएसबी।
जिन्हें आप यूएसबी की पोर्ट में लगाते हो और आपके पासवर्ड सारे उनमें सेव होते हैं। वो सबसे बेस्ट मेथड है जिसे हम हार्डवेयर पासवर्ड मैनेजर भी बोलते हैं। उसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कनेक्शन मेक कर रहे हो वेबसाइट से वो सिक्योर है। जैसे मैं अभी pioneer.com की वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एड्रेस बार में नेम वेबसाइट का, उसके साथ आपको ये लॉक का ऑप्शन नजर आएगा, लॉक का साइन नजर आएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कनेक्शन आपका सिक्योर है या नहीं, कौन कौन सी प्लग इन है वगैरह वगैरह जो कि ब्लॉक है इस वक्त, उसे अलाउ करना चाहते हैं या ब्लॉक करना चाहते हैं। ये हमेशा चेक करें कि आपका कनेक्शन जो आप वेबसाइट के साथ मेक कर रहे हो ज़्यादातर उन वेबसाइट पे जो कि जिन पे आप परचेजेस वगैरह करते हो, जो कि आपके वॉलेट्स हैं, उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहें। उसके बाद मेक श्योर कि जब भी आप वेबसाइट किसी को विजिट करें, जैसे कि facebook.com है, pioneer.com है, और आप अपने अकाउंट में लॉग इन करते हैं, तो जब आपने जो भी करना होता है कर लेते हैं तो लॉग आउट करें लाजमी। सिर्फ ब्राउजर को क्लोज करके अपने सिस्टम को शट डाउन वगैरह ना करें। आप ये लाजमी रखें जहन में कि आपने लॉग आउट करना है वेबसाइट से जब आप डन हो जाते हो वेबसाइट को विजिट करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा टोटल सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जो थर्ड होते हैं वो टोटल सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स होती हैं। उनमें इंटरनेट सिक्योरिटी भी आती है और सिस्टम की सिक्योरिटी भी आती है। मेरी तरफ से जो टोटल सिक्योरिटी की प्रोडक्ट रिकमेंडेड है वो है बिटडिफेंडर। बिटडिफेंडर फ्री टोटल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पेड है, लेकिन आपको 1 मंथ की ट्रायल जो है वो फ्री मिलेगी। अगर आप ज़्यादा डिवाइसेस के लिए लेंगे तो इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। आप शेयर कर सकते हैं इसे अपने दोस्तों के साथ, 10 दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो रफली आपको बहुत चीप पड़ेगा पूरे साल के लिए, क्योंकि अगर आपका डेटा आपके लिए वैल्यूएबल है तो आपको उस पर कुछ ना कुछ स्पेंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री एंटीवायरस जो हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते कंपेयर टू टोटल सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आप टेक कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है, बड़ी कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, तो वो आप कैसे करोगे? उसके लिए जो मेथड आता है उसे डिफेंस इन डेप्थ बोला जाता है। ये मल्टी लेयर अप्रोच होती है ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए। डिफेंस इन डेप्थ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स आते हैं, अलग अलग किस्म के कंट्रोल्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट होगा फिजिकल कंट्रोल्स। फिजिकल कंट्रोल्स में यह होगा कि फॉर एग्जांपल आप अनऑथराइज्ड पीपल को सर्वर रूम के करीब नहीं जाने दोगे या उनमें एंटर नहीं होने दोगे। उसके लिए आप कैमरास यूज कर सकते हो, डोर लॉक्स वगैरह यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है टेक्निकल कंट्रोल्स। टेक्निकल कंट्रोल्स में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आपने प्रोटेक्ट करना होता है। इसमें फायरवॉल्स आप इंस्टॉल करते हो, हार्डवेयर फायरवॉल्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, अपने डाटा को फॉर एग्जांपल इनक्रिप्ट रख सकते हो। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज वगैरह, प्रोसीजर्स वगैरह सेट करते हो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप अपने स्टाफ को कहते हो कि किस किस्म का पासवर्ड यूज करना है, उसमें कितने कैरेक्टर्स अपर स्केल हों, कौन कौन से नंबर हों या कितने नंबर हों, सिंबल्स हों वगैरह वगैरह। या कोई भी ईमेल अटैचमेंट अगर आपको मिलती है उसे ओपन नहीं करना, या किसी भी ईमेल अननोन को ओपन नहीं करना। इस तरह की आप पॉलिसी सेट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो कि आपने सुनी होंगी, लेकिन मतलब किसी किसी को उनका एक्चुअल में पता होता है। फॉर एग्जाम्पल एसेट। एसेट क्या होता है? ऐसी चीज जो कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को फ्यूचर में जाके मुनाफा दे, उसे एसेट बोला जाता है। एसेट टेंजिबल भी हो सकता है, एसेट इंटेंजिबल भी हो सकता है, यानी कि एसेट को आप छू भी सकते हो, एसेट को आप नहीं भी छू सकते। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएबल डेटा जो है वो एक एसेट हो सकता है। जैसे कि एक फाइल है आपके सिस्टम में जिसमें सारे पासवर्ड्स वगैरह स्टोर है, वैसे तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें सारे पासवर्ड स्टोर हैं, अगर हैकर उसे एक्सेस कर लेगा तो आपके सारे पासवर्ड्स लीक हो जाएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी एक एसेट हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती है। वैल्यूएबल डेटा जो है वो इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम छू नहीं सकते,
प्रॉपर्टी एक टेंजिबल एसेट है जिसे हम छू सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल स्टॉक्स इनटेंजिबल एसेट्स हैं। अगर आप किसी कंपनी की स्टॉक्स को बाय करते हो तो फ्यूचर में वो आपको मुनाफा देगी अगर कंपनी सक्सेसफुल रहती है तो। उसके बाद आता है रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क इम्कान होता है किसी बुरी चीज का होने का, पॉसिबिलिटी होना किसी बुरी चीज का होने का रिस्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएबल डेटा अगर एक्सपोज हो जाता है तो रिस्क हो सकता है। रिस्क क्यों हो सकता है? वो चोरी हो सकता है, वो करप्टेड हो सकता है, उसे जो हैकर है वो करप्ट कर सकता है, वो डिलीट भी हो सकता है और हैकर उसे इनक्रिप्ट कर सकता है और आपसे वो पैसे मांग सकता है उसे डिक्रिप्ट करने के। उसके बाद आता है थ्रेट। थ्रेट वो हर चीज है जो कि आपको नुकसान की तरफ लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा करप्ट हो सकता है, फिजिकल डैमेज हो सकती है हार्डवेयर की, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग वगैरह की। थ्रेट जो है वो इंटेंशनल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक की वजह से अगर आपकी बिल्डिंग गिर जाती है तो वो नेचुरल डिजास्टर में आएगा। ट्रोजन थ्रेट हो सकते हैं, वायरस थ्रेट हो सकते हैं, एडवेयर थ्रेट हो सकता है और हैकर्स भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं। उसके बाद आता है वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी सिस्टम में फ्लॉ को बोला जाता है, सिस्टम में किसी एरर को, वीकनेसेस को बोला जाता है जो कि हैकर्स यूज करके आपके सिस्टम के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये सिस्टम में कोई भी वीकनेस आपकी होती है उसे वनरेबिलिटी बोला जाता है, जैसे आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई का इनसिक्योर एक्सेस पॉइंट एक वनरेबिलिटी है, एक वीकनेस है। इनसिक्योर एक्सेस पॉइंट से मुराद आप अक्सर घर से निकलते हो और आप अपना फोन यूज करते हो और आप सेटिंग्स में वाईफाई में जाते हो तो आपको ओपन वाईफाई वगैरह मिलती है जिस पर लिखा होता है फ्री वाईफाई या कुछ भी, लेकिन उसके साथ लॉक का निशान नहीं होता, मतलब कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक इनसिक्योर एक्सेस पॉइंट होता है। वो हैकर्स उसे सेटअप करते हैं और जब भी आप उसके साथ कनेक्ट करते हो तो आपका जो डिवाइस होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वीक पासवर्ड जो आप सेट करते हो वो एक वनरेबिलिटी है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक वनरेबिलिटी है, क्योंकि अक्सर लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं जिनकी वजह से उनका सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि हैकर्स ने उन फाइल्स के साथ वायरस वगैरह अटैच किया होता है। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और अब तक आपने हैकर वर्ड को बहुत ही दफा सुना होगा मेरी जुबान से। लेकिन अब बात करते हैं हैकटिविस्ट की, कि हैकटिविस्ट क्या होता है। ये आपने सुना तो होगा लेकिन आपको डेफिनेशन का पता शायद ना हो। हैकटिविस्ट दो लफ्जों से बना है, हैक और एक्टिविस्ट। जो इंडिविजुअल हैकिंग करता है, किसी सिस्टम के अंदर दाखिल होता है पॉलिटिकली या सोशली मोटिवेटेड रीजंस के लिए, उसे हम हैकटिविस्ट बोलते हैं और इस एक्ट को हम हैकटिविज्म बोलते हैं। ये ज्यादातर टारगेट करते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, टेररिस्ट्स को, ड्रग डीलर्स को या पेडोफाइल्स को। ये आपको सरफेस वेब पे बहुत कम मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ध्यान रखते हैं कि इनकी आइडेंटिटी जो है, रियल फेस जो है वो रिवील ना हो जाए, पता ना लग जाए। तो इसलिए ये सरफेस वेब पे नहीं होते, ये डार्क वेब पे होते हैं। अभी सरफेस वेब और डार्क वेब क्या है? सरफेस वेब फॉर एग्जाम्पल मेन वेबसाइट्स हैं जो कि आप जानते हो, जो कि आप विजिट करते हो, जैसे कि विकिपीडिया, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि गूगल। लेकिन ये नहीं आप शायद जानते कि ये सिर्फ 4 से 10% ऑक्यूपाई करता है पूरे इंटरनेट को। बेसिकली सरफेस वेब की वो वेबसाइट्स हैं जो कि सर्च इंजन में मौजूद हैं। जितने भी सर्च इंजन हैं यानी कि गूगल वगैरह, याहू वगैरह, बिंग वगैरह, जब आप सर्च करते हो जो वेबसाइट्स उनमें आती हैं उन वेबसाइट्स को हम सरफेस वेब बोलते हैं। उसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब जो है वो 90 से 96% ऑक्यूपाई कर रहा है इंटरनेट को। इसमें फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग की एप्लीकेशंस आ सकती हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं और पर्सनल ईमेल अकाउंट्स आ सकते हैं जैसे कि है जीमेल। और ये वो वेबसाइट्स हैं जो सर्च इंजन्स में अवेलेबल नहीं हैं, इंडेक्स्ड नहीं हैं। आप जितना चाहे सर्च कर लें इन वेबसाइट्स को सर्च इंजन में, ये वेबसाइट्स वहां नहीं आएगी। जो भी वेबसाइट सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होती उसे हम डीप वेब की साइट बोलते हैं।
उसके बाद जो आता है वो है डार्क वेब। डार्क वेब में ज्यादातर ड्रग्स वगैरह, स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स वगैरह और इस तरह की इलीगल चीजें होती हैं। डार्क वेब सिर्फ और सिर्फ 0.01% हिस्सा ऑक्यूपाई करता है डीप वेब का, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है डार्क वेब और डीप वेब दोनों सेम है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। डार्क वेब को आप नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए आपको टॉर ब्राउजर यूज करना पड़ता है, क्योंकि डार्क वेब को टॉर भी बोला जाता है, टॉर नेटवर्क भी बोला जाता है। इसीलिए टॉर ब्राउजर होता है जो कि टॉर नेटवर्क को ब्राउज कर सके। अगर आप टॉरफ्लो की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कहां से कितनी ट्रैफिक आ रही है टॉर की। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा ट्रैफिक टॉर की जो है वो यूरोप में है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में। यहां से आप डेट्स को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये 2007 की डेट है। उस वक्त जो टॉर की ट्रैफिक थी वो बहुत कम थी कंपेयर टू 2016। जहां पे आप पाकिस्तान को भी देख सकते हैं, पाकिस्तान में टॉर की ट्रैफिक इतनी नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अभी बात करते हैं हैकिंग की फेजेस की, हैकिंग की स्टेजेस की। हैकिंग की बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं, जिनमें आता है रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और क्लियरिंग ट्रैक्स। फर्स्ट हम बात करते हैं रिकॉनेसेंस की। इस फेज को फुटप्रिंटिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज भी बोला जाता है। इसको सिंपल फुटप्रिंटिंग भी बोला जाता है। इस फेज में हैकर का काम होता है विक्टिम के बारे में, टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए होती है वो इसी फेज में कलेक्ट करता है हैकर विक्टिम के बारे में। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस है हैकिंग की। इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट कर सकता है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, होस्टिंग कौन सी वेबसाइट यूज कर रही है, वो सीएमएस यूज कर रही है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रही है या नहीं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि वर्डप्रेस वगैरह, वो कौन सा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रही है अगर वो वेबसाइट कोई कर रही है तो। नेक्स्ट, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन से लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज वगैरह हैं। रिकॉनेसेंस के 2 किस्म के अटैक होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव अटैक जो होता है रिकॉनेसेंस का, वो डायरेक्टली इंटैक्ट किया जाता है टारगेट के साथ इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एनमैप टूल को यूज करके टारगेट को स्कैन करना एक्टिव अटैक कहलाता है। दूसरा है पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में डायरेक्टली जो है टारगेट पे अटैक नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो है सोशल मीडियाज वगैरह को यूज करके, पब्लिक वेबसाइट्स को यूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है टारगेट के बारे में। रिकॉनेसेंस के बाद स्टेज आती है स्कैनिंग की। हैकर कोई रास्ता ढूंढता है जिससे वो एक्सेस हासिल कर सके नेटवर्क के अंदर या सिस्टम के अंदर। वो ऐसी इंफॉर्मेशन की तलाश करता है। जो इंफॉर्मेशन उसने रिकॉनेसेंस फेज में ली होती है उसको एग्जामिन करता है और देखता है उसमें कौन कौन सी वनरेबिलिटीज हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि मदद कर सकती हैं उसको नेटवर्क के अंदर दाखिल होने के लिए। 3 किस्म की स्कैनिंग होती है। फर्स्ट होती है पोर्ट स्कैनिंग। इसमें हैकर जो है वो स्कैन करता है टारगेट को इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं, कौन कौन सा सिस्टम अभी लाइव है और कौन कौन सी सर्विसेज वगैरह रन कर रही हैं सिस्टम के ऊपर जो कि लाइव हैं। उसके बाद आता है वनरेबिलिटी स्कैनिंग। वनरेबिलिटी स्कैनिंग में टारगेट को वीकनेसेस के लिए चेक किया जाता है कि कौन कौन सी वीकनेसेस हैं टारगेट में, जिनकी मदद से हैकर जो है सिस्टम के अंदर दाखिल हो सकता है। ये हैकर ज्यादातर वनरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं टूल्स की मदद से, जिनका हम वॉक थ्रू आगे करेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क मैपिंग। इसमें हैकर देखता है कि कौन सी टपोलॉजी यूज हुई है नेटवर्क की, कौन कौन सा राउटर है, कितने राउटर हैं, कौन कौन सा फायरवॉल है इसमें। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हैकर कलेक्ट करता है और एक नेटवर्क की डायग्राम बनाता है जो जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलती है। ये मैप जो होता है नेटवर्क का, ये बहुत ही वैल्यूएबल साबित होता है हैकर के लिए आगे जाकर। नेक्स्ट फेज आता है गेनिंग एक्सेस। इस पॉइंट पे हैकर के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो उसे चाहिए होती है। इस फेज में अटैकर जो होता है वो ब्रेक करता है सिस्टम के अंदर या नेटवर्क के अंदर टूल्स की मदद से या वेरियस मेथड्स की मदद से। जब वो सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसका काम होता है अपनी प्रिविलेज को बढ़ाकर
एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे लाना, ताकि वो डाटा वगैरह को मॉडिफाई कर सके, हाइड कर सके, या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह को इंस्टॉल कर सके जो कि वो करना चाहता है। गेनिंग एक्सेस की फेज के बाद आती है मेंटेनिंग एक्सेस की फेज। जब हैकर को एक्सेस मिल जाती है उस मशीन की, तो वो एक्सेस को बरकरार रखना चाहेगा फ्यूचर में भी। कुछ स्मार्ट हैकर्स होते हैं जो सिस्टम के अंदर बैकडोर्स वगैरह, ट्रोजन्स वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि कोई और हैकर आए या सिक्योरिटी पर्सनल आए तो उसे पता ना लगे और वो जब चाहे सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकें। उनका एम होता है सिस्टम में एक्सेस को मेंटेन रखना जब तक कि वो अपना टास्क अकॉम्प्लिश नहीं कर लेते जो कि उनके जहन में होता है। जो हैक्ड सिस्टम होता है उसे कई दफा ज़ॉम्बी सिस्टम भी बोला जाता है। मेंटेनिंग एक्सेस के बाद आता है क्लियरिंग ट्रैक्स। एक इंटेलिजेंट हैकर जो होता है वो हमेशा एविडेंस नहीं छोड़ता पीछे, इसलिए कि कोई भी ट्रेस ना रहे जो कि उन तक लीड करे किसी को, या किसी को पता लगे कि जिसने हैक किया है वो कौन है। इसमें वो रजिस्ट्री वैल्यूज वगैरह को, लॉग्स वगैरह को मॉडिफाई कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं, या फिर डिलीट भी कर देते हैं, और वो सारी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देते हैं, और जो फोल्डर्स उनने बनाए होते हैं उनको भी डिलीट कर देते हैं। अभी आता है टाइम लैब सेटअप का। लैब में हम वर्चुअल मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आपको वर्चुअल मशीन का बताया जाएगा कि होती क्या है। तो वर्चुअलाइजेशन होती क्या है उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि एक कंप्यूटर कैसे बनता है। फर्स्ट आती है लेयर हार्डवेयर की, फॉर एग्जांपल सीपीयू, एसएसडी स्टोरेज के लिए, या हार्ड ड्राइव स्टोरेज के लिए, रैम वगैरह, अगर इंटरनेट चाहिए तो नेटवर्क कार्ड वगैरह, ये सारा सिस्टम का हार्डवेयर होता है। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हार्डवेयर के बाद आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, उबंटू या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आती हैं एप्लीकेशंस जो कि इस्तेमाल करता है यूजर उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, क्रोम हो गया, अडोब एक्रोबैट वगैरह हो गया, फ्लैश प्लेयर हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, जो भी। तो ये लेयर है, इससे कंप्यूटर बनता है। तो पहले आती है हार्डवेयर की लेयर, उसके बाद आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर, और उसके बाद आती है एप्लीकेशंस की लेयर। अभी वर्चुअलाइजेशन में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। वर्चुअलाइजेशन में पहले आता है हार्डवेयर, उसके बाद आता है हाइपरवाइजर, जिसे वर्चुअल मशीन मैनेजर भी बोला जाता है, जो कि हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। हाइपरवाइजर के बाद या वर्चुअल मशीन मैनेजर के बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम करो, चाहे आप उबंटू करो, लिनक्स करो, चाहे आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम करो। उसके बाद आती हैं एप्लीकेशंस जो कि आप उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन करेंगे। इन ऑपरेटिंग सिस्टम का आपस में कोई भी लिंक नहीं होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते तो एक ही हार्डवेयर पे इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होंगे। इसे हम बोलते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के बाद आता है सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। उसमें पहली लेयर आती है हार्डवेयर की, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर आती है। फॉर एग्जांपल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि उबंटू। उसके बाद आता है हाइपरवाइजर, जिसे वर्चुअल मशीन मैनेजर भी बोला जाता है। यहां पर भी हाइपरवाइजर जो होता है अभी हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं होता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। उसके बाद इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट इंस्टॉल किए जाते हैं जिनका आपस में कोई भी लिंक नहीं होता, और फर्दर इनमें एप्लीकेशंस वगैरह। जिस हार्डवेयर पे हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन मैनेजर इंस्टॉल किया जाता है उसे होस्ट हार्डवेयर बोलते हैं, और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो इंस्टॉल किया जाता है उसे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर में इंस्टॉल किए जाते हैं वर्चुअल मशीन मैनेजर में, उन्हें गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप होस्ट होते हो, और जो आपके घर में मेहमान आता है वो गेस्ट होता है। दो सॉफ्टवेयर है मेन सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन के लिए। पहला है VMware, दूसरा है Oracle वर्चुअल बॉक्स। हम जो यूज करेंगे वो होगा वर्चुअल बॉक्स।
वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें जो कि आप यूज करते हैं। मैं यूज कर रहा हूं गूगल क्रोम। गूगल में आप सर्च करें वर्चुअल बॉक्स। ये पहला लिंक होगा virtualbox.org। यहां पे भी आप जाकर virtualbox.org एंटर। ये पेज ओपन होने के बाद आपके पास ये बॉक्स आएगा, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 6.1। इस पे क्लिक करें। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किस प्लेटफॉर्म पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो। तो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम विंडोज होस्ट पे जाएंगे और ये हमारा डाउनलोड बॉक्स आ जाएगा। मैं इसे कैंसिल करता हूं क्योंकि मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखा है। दिस पीसी डाउनलोड्स, और ये मेरे पास ये मौजूद है। राइट क्लिक करूंगा मैं इस पे और ओपन। नेक्स्ट। ये लोकेशन पूछेगा कहां आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। लोकेशन जो डिफॉल्ट है वही रहने दें। नेक्स्ट। ये होगा आप स्टार्ट मेन्यू में इसकी एंट्री रखना चाहते हैं कि नहीं, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट रखना चाहते हैं या नहीं, क्विक लॉन्च बार में रखना चाहते हैं या नहीं। तो हम इन सब को हम चेक रहने देंगे और नेक्स्ट। यस, इंस्टॉल। स्टार्ट वर्चुअल बॉक्स आफ्टर इंस्टॉलेशन। अगर आप इसे इंस्टॉलेशन के बाद स्टार्ट करना चाहते हो तो इसे चेक रहने दें और फिनिश पे क्लिक कर दें। ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इस विंडो को मैं मिनिमाइज करता हूं और ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, वर्चुअल बॉक्स मैनेजर। वर्चुअल बॉक्स की इंस्टॉलेशन के बाद हमने जो मशीन पहले इंस्टॉल करनी है वो है काली लिनक्स। तो अभी हम काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज डाउनलोड करेंगे। उसके लिए दोबारा आप गूगल पे जाएं, यहां पे सर्च करेंगे ऑफेंसिव सिक्योरिटी काली लिनक्स VM इमेज। ये लिंक मैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वेबसाइट पे वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ये दूसरा होगा ऑफेंसिव सिक्योरिटी काली लिनक्स कस्टम इमेज डाउनलोड्स। इस पे मैं जाऊंगा। अभी ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि कौन सा आपको चाहिए। हमें वर्चुअल मशीन चाहिए। इस पे मैं क्लिक करूंगा। ये हमारे पास वर्चुअल मशीन के इमेज आ जाएंगे। अभी हमारे पास दो इमेजेस मौजूद हैं, 32 बिट और 64 बिट। 64 बिट में हमारे पास VMware का इमेज है और वर्चुअल बॉक्स का इमेज है। तो आप किस पे डाउनलोड करना चाहते हो और आपका सिस्टम कौन सा है, इसको पता लगाने के लिए इस विंडो को मिनिमाइज करें, दिस पीसी को ओपन करें, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं और यहां पे आपके सिस्टम की टाइप होगी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब हमें 64 बिट इमेज चाहिए। यहां पे वर्चुअल बॉक्स का मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और हमारा जो इमेज होगा वो डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। लेकिन मुझे ये डाउनलोड नहीं चाहिए, मैं इसे कैंसिल करूंगा क्योंकि मैंने इसे पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाऊंगा, डेटा में ये मेरा इमेज पड़ा है काली लिनक्स AMD64.OVA। मैं इसे कंट्रोल X से कट करूंगा और कंट्रोल V से यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ये इमेज मेरा डाउनलोड्स में आ गया है। इस तरह की फाइल आपको मिलेगी। इसको वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट करने से पहले थोड़ा वर्चुअल बॉक्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यहां पे होगी प्रेफरेंसेस, इस पे क्लिक करें। ये सारी इसकी तकरीबन सेटिंग्स वगैरह आ जाएंगी। जनरल यहां होता है, ये वर्चुअल मशीन का डिफॉल्ट फोल्डर होता है। यहां पे आपकी वर्चुअल मशीन्स वगैरह इंस्टॉल होंगी। इनपुट में ये सारे शॉर्टकट्स वगैरह दिए गए होंगे कि कौन कौन सा शॉर्टकट है। अपडेट में आप वर्चुअल मशीन के सॉफ्टवेयर वर्चुअल बॉक्स की अपडेट्स को चेक कर सकते हैं कि कब कब आपने चेक करना है। ये हर दिन का सेट है, इसे रहने दें, नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर मौजूद है तो उर्दू इसमें मौजूद नहीं है। उसके बाद डिस्प्ले ये होगा कि आप कितना रेजोल्यूशन सेट करना चाहते हो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये भी ऑटोमेटिक पे है, मतलब कि ऑटोमेटिक सेट होगा रेजोल्यूशन। उसके बाद नेटवर्क आता है। अभी तक इसका कोई भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, कोई भी हमने सेटअप नहीं किया।
तो मतलब कि हमारी वर्चुअल मशीन्स को इंटरनेट नहीं मुहैया होगा, इसलिए इसे ऐड करेंगे। ये आपको प्लस का साइन नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करें और ये नेटवर्क ऐड हो गया है। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा। अभी इसका जो नेटवर्क है वो एनेबल हो चुका है। इसका नेम होगा नेट नेटवर्क और ये इसकी आईपी एड्रेस की रेंज होगी। आईपी एड्रेस बेसिकली नेम की तरह होते हैं, जैसे कि आप सबका एक नाम होता है, नाम से पहचाना जाता है बंदा। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम हो सकता है हसन, अली हो सकता है, कोई भी आपका नेम हो सकता है, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई उस नाम से बुलाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे ही कोई बुला रहा है। इसी तरह इंटरनेट पे नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस होते हैं, हर एक की पहचान। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 2 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं एक ही राउटर से, तो उन दोनों का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। इसी तरह राउटर को पता लगेगा कि वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो आईपी एड्रेसेस नेम की तरह होते हैं। डीएचसीपी की सपोर्ट को हम एनेबल रहने देंगे और इसको IPv6 की सपोर्ट को हम एनेबल नहीं करेंगे। और फर्दर हम देखेंगे कि सबनेट मास्क क्या होता है, डीएचसीपी क्या होता है, IPv6 और IPv4 में क्या फर्क है, ये सब कुछ हम सीखेंगे नेटवर्किंग के सेक्शन में। ओके करूंगा मैं, और ये नेटवर्क ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। ये एक्सटेंशंस का टैब है, हम इसमें एक्सटेंशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम कोई भी इसमें एक्सटेंशन ऐड नहीं करेंगे। और उसके बाद प्रॉक्सी आता है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके करेंगे। इसमें हम जो काली लिनक्स का इमेज हमने डाउनलोड किया है उसे इंपोर्ट करेंगे। एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। ये पहले से जो बना हुआ होता है इमेज वर्चुअल बॉक्स का, उसे अप्लायंस कहते हैं। इंपोर्ट करूंगा, यहां पे मैं ऐड करूंगा फाइल। डाउनलोड्स, ये मेरे पास OVA फाइल है, ये वर्चुअल बॉक्स के साथ कंपैटिबल है। इसे मैं ओपन करूंगा। नेक्स्ट, ये हमारे पास सारी डिटेल आ गई है इसकी। नेम इसका क्या रखना है, काली लिनक्स, प्रोडक्ट काली लिनक्स, ये सारी इसकी डिटेल होगी। कितने सीपीयूज आप इसके सेट करना चाहते हो, मैं रखूंगा 1। रैम स्टार्टिंग के लिए 2 GB बहुत है। डीवीडी कनेक्टेड है इसके साथ, यूएसबी कंट्रोलर, नेटवर्क वगैरह सब कनेक्टेड है। ये सारा सेट है। अभी इसे मैं कर दूंगा इंपोर्ट और ये हमारे पास आएगा कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करते हो, अग्री। और ये हमारी अप्लायंस जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अभी मैं स्टार्ट पे करूंगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। अभी हमारे पास एरर आया है कि ये काली लिनक्स की मशीन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेव हुई थी USB 2.0 कंट्रोलर की स्टेट में। इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे, USB और USB एनेबल को हम डिसेबल कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी ये बता रहा है कि अगर आप इस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर होगा वो वर्चुअल मशीन के अंदर ही वर्क करेगा। उसको बाहर लाने के लिए आपको राइट कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। मैं करूंगा कैप्चर, डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन पे चेक करके कैप्चर। इन वार्निंग्स को मैं क्लोज करूंगा। अभी ये हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो इसका डिफॉल्ट यूजर नेम है काली और पासवर्ड भी है इसका काली। लॉगिन, और हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसका वॉक थ्रू हम बाद में लेंगे। अभी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं।